तो क्या नई एजुकेशन पॉलिसी में इस मैकाले की जो गलतियां थी उन्हें सुधार दिया गया? बिल्कुल, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग आ गई। 9th क्लास में मेजर चेंजेस हुए हैं। इस बार से 2 बोर्ड एग्जाम्स कर दिए गए। 3 लैंग्वेजेस तो एटलीस्ट बच्चे को आना ही चाहिए। 10th बोर्ड जो उसमें भी कुछ विशेष परिवर्तन किए गए। आपको इंटरनल भी पास होना जरूरी है और एक्सटर्नल उसमें भी पास होना जरूरी है। ये तो मेजर चेंज करना है। इंजीनियर्स की बड़ी फौज खड़ी है, उस पर आपको ऐसा लगता है कि कुछ रोक लगे? ये तो आगे भविष्य ही बता पाएगा कि क्या हो रहा है क्योंकि वास्तव में इंजीनियर्स तो बहुत सारे क्रिएट हो गए हैं। मुझे बड़ा दुख लगता है जब जॉबलेस घूमता है एक इंजीनियर। क्या अभी भी 33% पासिंग मार्क्स होंगे? नमस्कार मित्रों, द फर्स्ट टॉक में आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम स्वागत कर रहे हैं आपके साथ साथ आपके बच्चों का, क्योंकि आज हमारे जो मेहमान हैं श्रीमती वर्षा चौहान। वर्षा चौहान, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है, जो परिवर्तन हुए हैं 9, 10th और क्लास 3rd से, जो नई एजुकेशन पॉलिसी में आपको और आपके बच्चों को नई चीज़ें देखने, सुनने और पढ़ने के लिए मिलेगी, उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। श्रीमती वर्षा चौहान सीबीएसई की सिटी कोऑर्डिनेटर हैं और आज हम उनसे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर। मैडम नमस्कार, आपका स्वागत है द नमस्कार, फर्स्ट टॉक धन्यवाद। में। मैडम, ये जो पॉलिसी है ये 2020 कहलाती है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020। तो ये तो 20 से लागू हो गई थी, बिल्कुल। फिर हम 26 में इसके विषय में क्यों चर्चा कर रहे हैं? एक्चुअली कोई भी चीज़ जब लागू होती है तो एकदम से नहीं होती, उसके लिए समय चाहिए होता है। क्योंकि ये स्कूलों के लिए, कॉलेजेस के लिए, नीचे से समझ लीजिए नर्सरी से लेके पूरे कॉलेज लेवल तक के लिए की गई है ये। तो जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो इसको धीरे धीरे हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस करते गए और इसीलिए अब 2026 में आप देखेंगे बहुत वास्ट चेंजेस आए हैं इसमें। जैसे आप 9-10 की बात करेंगे, बहुत सारे ऐसे चेंजेस आए हैं कि स्कूल भी इसको एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि स्कूल को माइंड सेट करने में भी इतना समय लग गया कि भाई आगे हमें इतने चेंजेस करने पड़ेंगे। तो माइंड सेट कर रहा था अभी तक, और अब जो चीज़ें लागू की गई हैं वो अब आप देखेंगे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास होगा। अभी तक हम बात करते थे कि बच्चों का स्कूलों में हो रहा है, लेकिन एक्चुअली सब बच्चे रट्टू तोता होते जा रहे थे। और अब जो चेंजेस है, बच्चों का कौशल विकास, बच्चों का भौतिक विकास, बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट, बच्चों का लाइफ स्किल वैल्यूज़, बच्चों का जो पूरी उनकी बॉडी लैंग्वेज से लेके सब चीज़ों का विकास होगा। कोई भी बच्चा आगामी अपना जीवन बेरोजगारी में नहीं जिएगा, जहाँ तक अगर बहुत अच्छे से स्कूल कॉलेजेस ने एनईपी 2020 इम्प्लीमेंट किया तो मैडम ये बताइए कि अभी तक ये कहा जाता था कि हम मैकाले की जो शिक्षा पद्धति है उसके कारण हमारे बच्चों के पास स्किल नहीं है, वो रट्टू तोता हो गए हैं, वो उनका मानसिक विकास नहीं होता, वो सिर्फ जो पढ़ते हैं वो लिख के आते हैं और उन 3 घंटों में उनके दिमाग में जो कुछ रटा हुआ होता है, जिसमें समझा हुआ कम होता है, उसके कारण उन्हें नंबर मिलते हैं और उनका जो 12th क्लास का रिज़ल्ट है या जो एग्ज़ामिनेशन होता है उसके कारण उनकी ज़िंदगी चलती है। तो क्या नई एजुकेशन पॉलिसी में इस मैकाले की जो गलतियां थी उन्हें सुधार दिया गया है? बिल्कुल। देखिए, अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग आ गई, कौशल बोध। बच्चों की जो कॉम्पिटेंसीज होंगी वो निखर कर आएंगी कि बच्चा किस में अपने आप को आगे लेकर जा सकता है। मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 6 का है, उसको उसका दिमाग जो वायरिंग की तरफ ज़्यादा है, उसको बड़ा मज़ा आता है कोई भी चीज़ घर में भी, वो अगर कोई खिलौने दे उसको तोड़ कर देखता है, उसको बड़ा क्रिएटिव है वो बच्चा, उसको इंटरेस्ट होता है कि ये चीज़ कैसे हुई है। आप सोचिए बच्चे का अगर 6th में पता लग जाए कि उसको इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल की तरफ इंटरेस्ट है, तो वो बच्चा आगे जाके तो अच्छा ही निकलेगा ना। तो यहाँ पर जो रटने वाली बात नहीं है, आपको हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, उसमें देखना पड़ेगा कि एक्चुअल लर्निंग क्या हो रही है बच्चे की, तब एक्चुअल लर्निंग आएगी बच्चे की। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास 3rd 4th का लेसन है मेला, इंग्लिश का या ईवीएस का लेसन है वो मेला। अब मेला तो बच्चे गए हैं, लेकिन शहरों में मेला देखने को अब नहीं मिलता है,
ठीक है। गांव वगैरह में हर बच्चा तो नहीं जुड़ा है गांव से। अब बच्चों के लिए अगर मेला लेसन पढ़ाना है तो बेस्ट तरीका है मेले का एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया जाए, बच्चों को कुछ पैसे पकड़ा दिए जाए, बहुत सारी चीज़ें रख दी जाए, उसमें खेलने कूदने की भी चीज़ें, ट्रेन है या सांप सीढ़ी रख दी जाए, लूडोज़ रख दिए जाए, बहुत सारी चीज़ें ऐसी रख दी जाए। फिर वो प्लास्टिक्स आपके ग्लासेस रख दिए जाते हैं, जैसे कि मेला में होता है, आपके और हमारे समय में होता था। वैसा एनवायरनमेंट करके जब बच्चा उस चीज़ को पढ़ेगा, वो जीवन में कभी नहीं भूलेगा। एक तो उसकी मैथ्स भी अच्छी होगी। मान लीजिए उसको 20 रुपए दिए गए, पॉपकॉर्न आ रहा है 5 रुपए का, तो यहाँ पर उसका मैथ्स भी के 15 रुपए वापस भी ले रहा है बच्चे का। तो एक चीज़ से वो बहुत सारी चीज़ें सीख रहा है। तो यहाँ बच्चे की हैंड्स ऑन लर्निंग हो रही है, और ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगी आगे चल के बच्चों के लिए। तो मैडम 2020 से आज 6 वर्ष हो गए, जी। तो इस एजुकेशन पॉलिसी को 2020 में इम्प्लीमेंट करा दिया गया था। इन 6 वर्षों में आप लोगों ने क्या परिवर्तन देखे, और ये वर्ष सबसे महत्वपूर्ण क्यों है? ये वर्ष इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जो बेसिक चेंज हुआ है, एक तो क्लास 6 ऑनवर्ड जो कौशल बोध आ गया है। एक ना एक आपको वोकेशनल ट्रेनिंग लेना ही है, चाहे एग्रीकल्चर, उसमें बहुत सारे हैं। तकरीबन समझ लीजिए 15 से 20 चीज़ें हैं कि आप स्कूल में कितनी चीज़ें इम्प्लीमेंट करते हो और बच्चे को किस में इंटरेस्ट आता है। इलेक्ट्रिकल है, एग्रीकल्चर है, एआई है, और इसमें अब जो सीबीएसई ने क्या, एक कंपोजिट लैब करी है। कंपोजिट लैब में आप सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके वो लैब दी गई है। तो बच्चा जाए, तो उसको रोबोट में इंटरेस्ट है तो रोबोट में करे, इलेक्ट्रिकल में इंटरेस्ट है वहाँ पर चला जाए, मैग्नेटिज्म में बच्चों को इंटरेस्ट है तो मैग्नेट से खेलने की भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं आजकल, उससे वो कर सकता है। यहाँ बच्चे का विकास समझ में आएगा कि बच्चे को किस में इंटरेस्ट आ रहा है और इसको हम आगे कैसे लेकर जा सकते हैं। कुछ बच्चों को एग्रीकल्चर में भी बहुत इंटरेस्ट होता है, मतलब गैती फावड़ा वो सब चीज़ें रखनी है अब स्कूलों को। बच्चों को सिखानी है कि पेड़ भी लगाना कैसे है, उसमें आपको कितना खाद पानी सब डालना है। तो ये तो हैंड्स ऑन लर्निंग होगी ना, प्रैक्टिकल नॉलेज दे रहा है सीबीएसई, और स्कूल वालों को कराना है, पूरी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी है, समझ लीजिए आप। जब बच्चे का प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, वो बच्चे का सर्वांगीण विकास तो होगा ही। तो अब आप अपने बच्चे के लिए जब स्कूल चुनने के लिए जाते हैं तो अब इस बात का भी ध्यान रखिए कि आपका बच्चा किस स्कूल में एडमिशन ले रहा है, और उस स्कूल में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की कौन कौन से कोर्सेज हैं, और वो बच्चा क्या चाहता है। एक बार उससे पूछिए ज़रूर कि उसका इंटरेस्ट क्या है, और उसी स्कूल में आप अपने बच्चे का एडमिशन कराइए जहां बच्चे के इंटरेस्ट के सब्जेक्ट प्रैक्टिकली पढ़ाए जाते हैं। बिल्कुल। मैडम ये बताइए कि स्कूल को कितनी तैयारी करनी होगी, क्योंकि इतने सारे नए नए वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, स्किल ट्रेनिंग हैं, तो ये सारे स्कूलों में तो संभव नहीं है। नहीं, सीबीएसई ने समय दिया है इसके लिए, सभी स्कूलों को तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे 2020 में ये इम्प्लीमेंट किया गया, आप समझिए 2020 में स्कूलों को बता दिया गया था 2026 तक आते आते इतनी इतनी तैयारी। धीरे धीरे स्कूल भी एक दिन में नहीं तैयार हो सकते, 6 साल तो उसको माइंड सेट करने में लग गया। फिर जो अब जो चेंजेस आए 2026 में, उसके लिए उसको तैयार किया गया, सारे स्कूल को तैयार किया गया। स्कूल वाले अब बच्चों को तैयार करें, टीचर्स को तैयार करें, इवन अब पेरेंट्स इसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। ऐसे ही एजुकेशन सिस्टम एक दिन में नहीं होता है, क्योंकि ये सिर्फ स्कूलों के लिए नहीं है, ये आगे जो हायर एजुकेशन में जा रहे हैं वहाँ पर भी बहुत सारे इम्प्लीमेंटेशंस किए गए हैं। 9th और 10th, जी। कुछ 9th क्लास में मेजर चेंजेस हुए हैं, जी। वो क्या हैं, और हमारे बच्चे उनको कैसे प्रिपेयर करें? देखिए, 9th क्लास बहुत इस साल इम्पॉर्टेंट क्लास है। अभी इनकी 2 बुक्स चलती थी, है ना, हिंदी में भी और इंग्लिश में तो थी ही उनकी। अब सबको कंबाइन करके एक बुक कर दी गई है। अब जब एक बुक कर दी, सिलेबस थोड़ा कम कर दिया है, लेकिन कौशल बोध और कौशल विकास की तरफ सीबीएसई का, एनसीईआरटी का ज़्यादा इंटरेस्ट गया है कि बच्चे का जब हम लिखित के साथ साथ हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज जब हम कराएंगे, तो नेचुरल है सिर्फ आपको लिखित में ही नंबर नहीं मिलेंगे, आपको प्रैक्टिकल के भी नंबर रहेंगे। अभी तक बोर्ड क्या करता था, 10th में थ्योरी के नंबर और प्रैक्टिकल के नंबर दोनों मिला के पास होने पड़ते थे। मतलब अगर 20 नंबर का इंटरनल मार्क्स है, उसमें से 18 मिल गए और थ्योरी में आपको 18 मिल गए, दोनों मिला के आपके नंबर हो गए, पास हो गया बच्चा। लेकिन अब जो किया है उन्होंने,
आपको इंटरनल भी पास होना ज़रूरी है और एक्सटर्नल जो आप लिख रहे हैं नंबर, बोर्ड का जो पेपर, उसमें भी पास होना ज़रूरी है। ये तो मेजर चेंज कर दिया। सीबीएसई में थर्ड लैंग्वेज का नहीं रोल था, अब मैंडेटरी कर दिया गया है। इंग्लिश जो है वो आप इसको समझ लीजिए फॉरेन लैंग्वेज भी है, बच्चा यूज़ कर सकता है इसको। फॉरेन कंट्रीज़ में लोग इंग्लिश को ले सकते हैं, स्पेनिश ले सकते हैं, जर्मन ले सकते हैं। ये बच्चे की चॉइस के ऊपर डिपेंड है और स्कूलों की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है कि स्कूल कौन कौन सी लैंग्वेजेस इम्प्लीमेंट कर सकता है। बट न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस किया है मातृभाषा पर किया है। क्योंकि बच्चा, अगर हम 3 साल के बच्चे की बात करें तो बच्चा नेचुरल है, जो उसकी मातृभाषा है वो बहुत इजीली समझ पाता है। तो मातृभाषा को लेकर सीबीएसई बहुत सजग है कि बच्चे का मातृभाषा आना ज़रूरी है, उसका मल्टीलिंगुअल उसको लैंग्वेजेस आना जरूरी। 3 लैंग्वेजेस तो एटलीस्ट बच्चे को आना ही चाहिए। अब अगर मैं अपने मध्य प्रदेश क्षेत्र की बात करूं तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा संस्कृत को हम लोग प्रमोट करते हैं, है ना। तो पहला आप हिंदी दे सकते हैं, सेकंड इंग्लिश दे सकते हैं, थर्ड लैंग्वेज आप संस्कृत कर सकते हैं। तो बच्चा 10th तक संस्कृत पढ़ेगा तो नेचुरली उसका संस्कृत पर भी कमांड अच्छा होगा और 3 लैंग्वेजेस तो उसके हाथ में होंगी, आगे जाके बहुत कुछ कर सकता है बच्चा उसमें। मैडम, अभी जो बच्चों की किताबें होती हैं वो सारी इंग्लिश में होती हैं, बिल्कुल साइंस की, मैथ्स की। क्या अब वो मातृभाषा हिंदी में होगी? नहीं, क्योंकि उनका जो मीडियम ऑफ इंग्लिश है, जैसे सीबीएसई का मीडियम ऑफ एजुकेशन जो इंग्लिश है, जो कि डालना पड़ता है हमें उनके ओएसएस आईडी में, तो जब इंग्लिश में हम सब चीज़ें, तो उनकी किताबें भी इंग्लिश में रहेंगी। जी हाँ, इसमें कोई अभी अभी तक फ़िलहाल कोई चेंजेस नहीं है। जी। तो इसको हम ये कह सकते हैं कि आप हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं या इंग्लिश से। यदि हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आपकी किताबें हिंदी में होंगी, और यदि आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ रहे हैं तो आपकी किताबें इंग्लिश में होंगी। हाँ जी, लेकिन आपके लिए आपकी मातृभाषा अनिवार्य है, अनिवार्य और है। इसके साथ साथ आपको किसी विदेशी भाषाओं का चयन करना पड़ सकता है। जो विदेशी भाषा का आपको चयन करना होगा उसमें आपकी जो एक भाषा आपको और चयनित करनी होगी, उसमें कोई भी विदेशी भाषा को आप चयन कर सकते हैं। मैडम, मैं ये जानना चाह रहा था कि 9th में तो परिवर्तन हुए हैं, 10th बोर्ड जो होती थी उसमें भी कुछ विशेष परिवर्तन किए गए हैं क्या? जी, इस बार से 2 बोर्ड एग्ज़ाम्स कर दिए गए। पहले आप देखते थे कि बच्चे का बोर्ड एग्ज़ाम एक होता था, फिर सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होता था, कंपार्टमेंट एग्ज़ाम नाम दे दिया जाता था। अब उसको सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम दे दिया है कि जिन बच्चों का फर्स्ट बोर्ड एग्ज़ाम में अगर किसी कारणवश अच्छे से पढ़ नहीं पाए या कम मार्क्स आए हैं या कंपार्टमेंट आई है, तो उनको सेकंड चांस दे दिया गया है बोर्ड ने कि वो उसमें बैठ सकते हैं और इजीली एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो अब कोई सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम टाइप का नहीं होगा या कंपार्टमेंट नहीं बोला जाएगा। जो भी बच्चे को करना है वो सेकंड बोर्ड में अपना वो कर सकता है क्लियर वो। जी। और भी कोई परिवर्तन किए गए हैं? कुछ 25 नंबर के पेपर भी दिए जाएंगे? हाँ, अब से क्या होगा, 9th क्लास ऑनवर्ड्स 2 लेवल सिस्टम कर दिया गया है। अभी तक क्या होता था, बच्चों को 9th से स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स लेनी होती थी। ठीक है, बच्चा बेसिक मैथ्स लेता था तो वो अपने कॉमर्स फील्ड में या ह्यूमैनिटीज़ आर्ट्स में चला जाता था। मैथ्स लेता था तो वो अपने पीसीएम या इसमें चला जाता था। लेकिन अब सीबीएसई ने वो रूल हटा दिया है। अब सीबीएसई ने क्या किया है, जिन बच्चों को अगर मैथ्स में इंटरेस्ट है, जो बच्चे आगे भविष्य में मैथ्स लेना चाहते हैं, उनके लिए एडवांस लेवल मैथ्स कर दिया गया। एडवांस लेवल मैथ्स होगा उनका 25 मार्क्स का। एग्ज़ाम 3 घंटे का होगा जो वो देंगे, और ये 25 नंबर का उनका होगा। ये जो 25 नंबर का होगा, इसमें उनको 50% मार्क्स लाना ज़रूरी है। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं, ये इनके हॉट्स होंगे, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। मतलब बच्चे का जो बौद्धिक विकास है वो समझ में आएगा कि वास्तव में बच्चा मैथ्स लायक है या नहीं है। और अगर वो 50% के ऊपर लेकर आता है तो 10th की मार्कशीट में उसका लिखा जाएगा एडवांस मैथमेटिक्स क्लियर्ड। साइंस के लिए भी यही पद्धति है, सेम मैथ्स और साइंस दोनों के लिए उन्होंने एडवांस लेवल कर दिया। तो ये बच्चों के लिए मैं समझती हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है। 9th में एक ही बुक पढ़नी है और उनका पेपर भी एक जैसा आएगा उनका। तो ये बच्चों का सारी चीज़ें, मतलब उनके लिए ये नहीं रहेगा कि कम पढ़ना है या ज़्यादा पढ़ना है, बट सारे बच्चों को एक जैसा पढ़ना है। और एडवांस मैथ्स जो बच्चों को भविष्य में फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना है, पीसीएम सब्जेक्ट लेना है, उनके लिए वो इम्प्लीमेंट होगा तो ज़्यादा बेटर है वो।
तो अब अभी तक जो नीट के एग्ज़ाम देना चाहते थे या जे ट्रिपल ई एग्ज़ाम देना चाहते थे, उनके लिए फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स में नंबर आने पास होना ज़रूरी था। अब उनके लिए एडवांस जो सब्जेक्ट आप बता रहे हैं उसमें पास होना आवश्यक जी होगा। जी, उसमें पास होना ज़रूरी है। जो नीट ले रहा है बच्चा उसके लिए भी अच्छा है, उसको खुद भी समझ में आएगा ना कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ। तो बायोलॉजी में भी ऐसा होगा क्या? साइंस में, नाइन्थ की साइंस में, जी। नाइन्थ में भी बच्चे को देना है एडवांस साइंस और टेंथ में भी देना है। तो उसके उसमें मार्कशीट में लिखा रहेगा मैथमेटिक्स एंड साइंस एडवांस क्लियर्ड, तो बच्चा एलिजिबल हो जाएगा। तो वो बच्चे को समझ में आएगा कि वास्तव में मैं कर सकता हूँ कि नहीं। पेरेंट्स तो प्रेशर करते ही हैं बच्चे को, भले 40% आए या कम भी नंबर आ रहे हैं, तो हर पेरेंट्स चाहता है मेरा बच्चा इंजीनियर या डॉक्टर बने। लेकिन उस एक चीज़ से पेरेंट्स को और बच्चे को वास्तविक सिचुएशन पता लगे कि मेरे बच्चे को वास्तव में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ये बहुत अच्छी चीज़ सीबीएसई ने करी। तो अभी तक जो एक बड़ी भारी फौज खड़ी हो रही है, जो इंजीनियर्स की बड़ी फौज खड़ी होती है, उस पे आपको ऐसा लगता है कि कुछ रोक लगेगी? देखिए, ये तो आगे भविष्य ही बता पाएगा कि क्या हो रहा है करके है ना। क्योंकि वास्तव में इंजीनियर्स तो बहुत सारे क्रिएट हो गए हैं। कुछ ऐसे भी हैं कि मुझे बड़ा दुख लगता है जब जॉबलेस घूमता है एक इंजीनियर। तो इंजीनियरिंग आप कहाँ से कर रहे हैं, कौन से कॉलेज से कर रहे हैं, वही बात आ जाती है कि आपके पास स्किल तो है नहीं। आपने कर तो ली लेकिन स्किल्स तो नहीं है। आजकल तो स्किल की बात होती है। कोई बहुत अच्छा बोल पाता है तो वो उसका स्किल डेवलपमेंट हो गया, कोई बहुत अच्छा नाच पाता है तो उसका स्किल डेवलपमेंट हो गया, बहुत सी चीज़ें कर पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं बेरोजगारी की तरफ तो ले ही जा रहा है ना। मैडम, ये जानना चाहता हूँ मैं कि जो बच्चा स्किल ट्रेनिंग के लिए, जो आपकी ट्रेनिंग क्लास 6 से शुरू होती है, अगर उसने इलेक्ट्रॉनिक्स ले लिया है या एआई ले लिया है और 10th तक उसने इस स्किल को डेवलप किया, जब वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाता है तो क्या उसके लिए इन्हीं सब्जेक्टों को लेना आवश्यक है या वो सिविल इंजीनियरिंग भी ले सकता नहीं, है? ये बच्चे के ऊपर डिपेंड है। वो इसी को कंटिन्यू करना चाहता है, इट इज़ वेल एंड गुड। इसको एज ए हॉबी करना चाहता है, इट इज़ वेल एंड गुड। एटलीस्ट अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है, ये उसकी हॉबी है, तो दोनों को मिलाकर वो अर्न कर सकता है भविष्य में। मैडम, ये बताइए, क्या बेसिक मैथ्स को ख़त्म किया जा रहा है, अब एडवांस मैथ्स को ही प्रेफर करना होगा? हाँ, अब मैथ्स जो बेसिक था उसको ख़त्म कर दिया गया है। जो स्टैंडर्ड और बेसिक अब हुआ करता था उसको टोटली ख़त्म कर दिया गया है। अब बुक पहले भी एक थी, अभी भी एक है। पेपर्स दो आते थे, लेकिन अब एक ही पेपर आएगा मैथ्स का बच्चों के लिए। और जिनको एडवांस्ड मैथ्स में जाना है, जो मैथ्स में ही मैंने पहले ही बताया, जो फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स लेना चाहते हैं 11th-12th में, ये एडवांस्ड उनको क्लियर करना मेरे हिसाब से मैंडेटरी रहेगा। तो मैडम, ये बताइए कि ये सिर्फ मैथ्स में होगा कि साइंस में भी? साइंस में भी है सर ये। एक बड़ा प्रश्न ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, जो स्कूल हैं, वो शहरी तो इन सब चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे क्योंकि महंगे भी हैं, निजी स्कूल भी हैं। लेकिन आपको ऐसा लगता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सरकारी स्कूल हैं, क्या वो भी इस एजुकेशन पॉलिसी के अनुरूप अपने आप का विकास कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। क्योंकि अब आपको एक छोटी सी बात बता रही हूँ। जो हमारे एकलव्य रेसिडेंशियल स्कूल्स आते हैं, ईएमआरएस, जिसमें बहुत मुश्किल से एडमिशन्स होता है, और उन बच्चों का एडमिशन होता है जो पेरेंट्स बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं। अब ऐसे बच्चों के लिए भी टीचर्स तो अवेलेबल है, सरकारी टीचर्स अवेलेबल हैं, और बहुत अच्छा कर रहे हैं वो स्कूल्स। ऐसा नहीं, सारे प्रिंसिपल्स और टीचर्स के ऊपर डिपेंड है। बहुत बढ़िया विकास कर रहे हैं वो लोग। क्योंकि मैंने खुद ने देखा है कि एकलव्य हो गया, चाहे ईएमआरएस हो गया, कन्या शिक्षा परिसर हो गया, बहुत अच्छा विकास हो रहा है। धीरे धीरे ही हो रहा है, बट हो रहा है। सबको मैंडेटरी है, क्योंकि सीबीएसई के जो रूल्स रेगुलेशंस है, आपको एफिलेटेड हैं तो आपको उनके नॉर्म्स तो फॉलो करने ही पड़ेंगे आप। तो मैडम, ये बताइए, आपको ऐसा लगता है कि ये नई एजुकेशन पॉलिसी जो है, अब हमारे स्टूडेंट को भारत के साथ साथ विश्व के अन्य देशों में भी कॉम्पिटिटिव बना पाएगी? बिल्कुल 100%। आई एग्री टू दिस। और ये जो पॉलिसी आई है, बहुत ही अच्छी पॉलिसी आई है। मुझे लगता है भविष्य में कोई भी बच्चा अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि उसका
पूरा हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है, कौशल बोध हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उसके लिए भगवान ने सोचा होगा। और बच्चा अगर सही गाइडलाइन में पढ़े, सही गाइडेंस स्कूल का मिले उसको, तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा और बच्चा निश्चित बहुत अच्छी जगह जा पाएगा। भारत के प्रधानमंत्री 2045 एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये जो एजुकेशन पॉलिसी है, क्या ये 2045 विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए सक्षम है? बिल्कुल सक्षम है। मैं बिल्कुल उनके साथ हूँ। वो आए तो इतनी सारी चीज़ें हमारे यहाँ चेंजेस हुई हैं। आप देखिए, बहुत मैं मुझे ईयर याद नहीं है, 1930 या कब का, 2030 कब की बात है, जब हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी, उस समय बहुत समय लग गया इसको ड्राफ्ट करते करते, इम्प्लीमेंट करते करते। ये तो हमारी प्रधानमंत्री जी की वो है। और जितने हमारे एनसीईआरटी के मेंबर्स बैठे हुए हैं, सीबीएसई के काउंसिल हेड्स बैठे हुए हैं, जो एजुकेशन पॉलिसीज़ के पढ़ते गए और उसको इम्प्लीमेंट करते गए, जो हमारे चेयरमैन सर हैं, आईएएस हैं, उनके द्वारा ये सब चीज़ें जो की गई हैं, हेड्स ऑफ के, जब तक हरी झंडी नहीं मिली उन्होंने नहीं किया। लेकिन जैसे ही इसके बारे में बातचीत हुई, 2020 में इसकी शुरुआत हुई, और करते करते देखिए अब इम्प्लीमेंटेशन चालू हो गया, और सारे स्कूलों का विकास होगा और सारे बच्चों का विकास होगा। तो कह रही बहुत इतना अच्छा विकास होगा कि जो हम एक ड्रीम कर रहे हैं इंडिया का, वो वैसे ही निकल के आएगा। तो मैडम, आपको क्या लगता है जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है, ये जॉब रेडी होगी या फिर एग्ज़ाम रेडी होगी? नहीं, दिस विल बी, आई कैनॉट से एग्ज़ाम रेडी। इनका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होगा तो जॉब के लिए तो बच्चा तैयार हो ही जाएगा। कितना आप महसूस करती हैं कि प्रैक्टिकल लर्निंग जो होगी वो बच्चे के जीवन में काम आएगी? बिल्कुल आएगी, 100%। आज आप देखिए, जैसे कुछ बच्चे, मैं वोकेशनल की बात करूं तो होम साइंस भी लेते हैं, लड़के भी होम साइंस लेते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लेते हैं। लड़कों में भी बहुत शौक होता है। आप देखिए, सारे जितने हमारे शेफ़्स हैं, मास्टर शेफ़, सारे जेंट्स हैं। तो बच्चों का अगर क्लास 6 से मान लो पता लगा कि इस बच्चे को खाने में इंटरेस्ट है, उसने एक होम साइंस ले लिया या कुकिंग ले लिया कि मुझे इसमें करना, या सिलाई कढ़ाई में भी लड़कों को बड़ा इंटरेस्ट होता है, वो ले लिया, तो आप देखिए कि ये चीज़ अगर वो आगे अपना हुनर बढ़ाता गया, करता गया, तो उसको जॉब की क्या, उसके पास तो जॉब दौड़ कर आएगा। तो अब बच्चों को जॉब के लिए नहीं भटकना पड़ेगा, जॉब उनके पीछे आएगा, अगर हम सीबीएसई को सही मायने में इम्प्लीमेंट करें, एनईपी 2020 को सही मायने में अगर बच्चों को हमने सिखाया, सही मायने में बच्चों का कौशल बोध कराया गया, विकास डेवलपमेंट कराया गया, लाइफ स्किल्स वैल्यू डेवलप कराई गई, तो जॉब उनके पीछे भागेगा, वो जॉब के पीछे नहीं भागेंगे। मैडम, ये बताइए कि कोई बच्चा यदि 8th क्लास में यदि 3rd लैंग्वेज में फेल हो जाता है, तो क्या उसे 9th क्लास में एडमिशन मिलेगा या उसे पूरा रिपीट करना? नहीं, उसको री एग्ज़ाम देना होता है, क्योंकि 8 तक तो अपनी पॉलिसी है कि कोई फेल नहीं कर सकते हैं उनको। तो री एग्ज़ाम दे के वो क्लियर करके फिर 9th में आ जाएगा वो। बट पास होना तो सब में मैंडेटरी है। मैडम, ये नहीं लगता आपको कि अभी बच्चे जब 2 लैंग्वेज पढ़ते हैं, अब उनके ऊपर एक तीसरी लैंग्वेज का भी जोर आएगा? एक छोटे बच्चे के ऊपर ये एक्स्ट्रा वर्डन नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बच्चों को आप जॉयफुल लर्निंग के साथ लैंग्वेज कराएंगे, लैंग्वेज कभी व्यर्थ नहीं जाती। लैंग्वेजेस तो आप जितनी सीख लो उतना अच्छा है। और बच्चे को कोई हम लोग थोपते नहीं हैं लैंग्वेजेस, कोई भी स्कूल वाला नहीं। बच्चों को क्रिएटिव करते हुए वो लैंग्वेज सिखाते हैं, तो बच्चों को मज़ा आता है नई लैंग्वेज सीखने में, और छोटा बच्चा बहुत जल्दी लैंग्वेजेस सीख लेता है। 10th क्लास में क्या तीसरी लैंग्वेज जो है, 3rd लैंग्वेज है, उसमें पास होना आवश्यक है? सभी में पास होना ज़रूरी है। बगैर पास के तो आपका सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। और 12th क्लास में? 12th में तो 3 लैंग्वेजेस वाला है ही नहीं, वो तो उनका बेस्ट 5 वाला है। चेंजेस जो हुए हैं वो केवल 9th और 10th में अभी हुए। मैडम, ये बताइए कि अभी जो किताबें हैं वो तो हिंदी में हैं या इंग्लिश में हैं? साउथ में कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में बुक्स आती हैं, लेकिन क्या अब सीबीएसई सभी किताबों को सारी रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेट करेगी? देखिए, ये तो संभव नहीं है, इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं, हमारा वास्ट कल्चर है, वास्ट इंडिया है ना, बहुत सारे स्टेट्स हैं, सबकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो आजकल तो गूगल के माध्यम से आप जाएं तो पूरी की पूरी बुक आपको अपनी लैंग्वेज में चेंज हो जाती है। मैडम, ये बताइए कि जब इतना कुछ बदल रहा है, तो क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न भी चेंज होगा, उसमें मार्क्स देने का पैटर्न भी चेंज होगा? हाँ,
क्योंकि अब जो क्वेश्चंस पहले जो क्वेश्चंस आते थे उसमें और अब में थोड़ा चेंजेस है। बच्चे पहले जैसे मैंने कहा रूट लर्निंग पर ज़्यादा होते थे, है ना, रटना और फिर देना। अब पूरा उनके जो क्वेश्चंस आएंगे वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे, मतलब घुमा फिरा के क्वेश्चंस आएंगे कि बच्चा कितना कॉम्पिटेंट है उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बच्चों के अजर्शन रीज़न से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे कि बच्चा इसको कैसे सॉल्व कर पा रहा है। तो इससे बच्चे की बहुत सारी चीज़ें डेवलप होंगी और जो चेकर है उसको समझ में आएगा कि बच्चे को कितनी नॉलेज है इसमें, क्योंकि अल्टीमेट ड्राफ्टिंग तो हर चीज़ की होती है। बच्चा लिखेगा उस चीज़ को तो समझ में आएगा कि उसकी डेप्थ कितनी है, उसको नॉलेज कितनी गेन करी है उसने। मैडम ये बताइए कि क्या ये एजुकेशन पॉलिसी कंप्यूटेशन थिंकिंग और एआई इन दोनों में बच्चों को एक्स्ट्रा बर्डन नहीं दे रही है, और जो अभी तक दिमाग लगाकर कोई काम किया जाता था उससे दूर हटा के आप एक गैजेट्स की तरफ ले जा रहे हैं? नहीं देखिए, जब चेंजेस आते हैं एआई तो आ ही गया है ना। अब जब हमारे स्कूल्स में आप देखेंगे हर स्कूल में स्मार्ट बोर्ड्स होते हैं जिसके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाता है। एआई टीचर को तो रिप्लेस नहीं कर सकता, है ना, ये तो ट्रुथ है। चॉक डस्टर भी टीचर को रिप्लेस नहीं कर सकते, टीचर तो टीचर ही रहेगा। लेकिन जब कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बात आती है तो आप सोचिए, बच्चा तो आज के मोबाइल युग का बच्चा है, वो तो माँ के पेट से ही सब चीज़ें सीख कर आ रहा है। और हम जब बच्चा आता है 3 साल का बच्चा, आज का 3 साल का बच्चा देखिए और 30 साल के पहले के 3 साल का बच्चा देखिए, ज़मीन आसमान का अंतर है। तो बच्चा तो बहुत सी चीज़ें सीख कर आ रहा है, सिर्फ हम लोग को तो उसका विकास करना है कि बच्चा कैसे बड़ा होगा और क्या क्या चीज़ें लेकर आगे बढ़ेगा बच्चा। वर्षा मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या भविष्य में बच्चे अब बस्ते की जगह गैजेट्स लेके आएंगे? ये तो पहले भी लेकर आते थे सर बच्चे। कंप्यूटर्स तो आप सोचिए बच्चों के अब तो रग रग में है, क्योंकि माँ बाप आजकल पूरे समय उसमें रहते हैं तो बच्चों के तो जीन्स में आई गई है वो चीज़ें। और कई स्कूलों में तो आप सोचिए टैब के थ्रू पढ़ाई होती है। अब आप किसी अगर कंपनी से, जैसे बहुत सारी कंपनीज़ हैं वो टैब दे देती हैं बच्चों को। जैसे मैं अगर लैंग्वेज की बात करूं, लैंग्वेज अगर हमको रीजनल लैंग्वेज सिखानी है, कोई दूसरी स्पेनिश सिखानी है, तो लैंग्वेज लैग डेवलप हो जाती हैं। उसमें बच्चों को हेडफोन्स दे दिए जाते हैं, टैब दे दिए जाते हैं, उसके माध्यम से पढ़ाई की जाती है। तो ये तो बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है जो अब चला रहा है। लेकिन हाँ, बच्चों का अब जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग की बात आ रही कि उनको कैसे सोचना है और उनका जो बौद्धिक विकास होगा, एक तो पहले वो राइट डायरेक्शन में जाए, उनका गलत की तरफ ना जाए। क्योंकि अगर वो राइट डायरेक्शन में चला गया तब हम सही मायने में सोचेंगे कि हमारी जो पॉलिसी, जो चेंजेस हुए बिल्कुल 100% हुए हैं। मैडम अभी क्या होता है कि बच्चा घर में यदि लैपटॉप यूज़ कर रहा है या मोबाइल पे बार बार है तो मना किया जाता है, लेकिन अब तो वो कहेगा कि हमारी मैं जो कर रहा हूँ ये मैं पढ़ रहा हूँ। क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, उस पर कैसे ध्यान दिया जाएगा? माँ बाप के लिए तो एक नई समस्या हो गई आपका एआई। नहीं नहीं, ये तो देखिए पेरेंट्स को तो घर में वॉच करना ही पड़ेगा ना बच्चे का, बच्चा क्या कर रहा है। पूरे समय थोड़ी ना एआई पर लगा हो रहेगा बच्चा। बच्चे को पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड है कि बच्चे को वो राउंड द क्लॉक कैसे एंगेज कर सकते हैं और स्कूल उनको कैसे इन्वॉल्व कर सकता है। कि जब बच्चा घर में है तो अल्टीमेट देखिए सब चीज़ें हो रही। जब हमारे एग्ज़ाम की बात आती है, बच्चे को लिखना तो पड़ेगा ही, बगैर लिखे तो किसी भी बच्चे के नंबर नहीं मिलेंगे। तो टीचर्स जो हैं कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ बच्चों को दे सकते हैं कि वो थोड़ा मोबाइल से इससे दूर रहे। दूर रहे। तो स्कूल के ऊपर डिपेंड और पेरेंट्स के ऊपर कि बच्चे को कैसे एंगेज करना है। तो मतलब ये है कि बच्चा पेन कागज पेंसिल, देखिए स्लेट पेंसिल तो अब बच्चे भूल गए, जानते ही नहीं बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अब तो पेन पेंसिल जानते हैं, और नई एजुकेशन पॉलिसी में कहीं ऐसा ना हो कि वो पेन पेंसिल भी भूल जाए और सिर्फ कीबोर्ड जानना शुरू करें। नहीं, इसका खतरा तो है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा करके, क्योंकि बच्चे को जब एग्ज़ाम देने की बारी है या उसको जब बोर्ड फेस करना है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स तो पूरा सीबीटी मोड पर होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है कि इतने दिन में उसको क्लिक करना है और ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, एमसीक्यूज आते हैं तो वो अपने कर रहे हैं। लेकिन जब रिटन की बारी आती है तो बोर्ड एग्ज़ाम्स तो अभी तक तो नहीं हुए हैं। आगे भविष्य की मैं कह नहीं सकती कि उनका भी शायद सीबीटी मोड हो जाए,
भविष्य नहीं बता सकती मैं, लेकिन अभी तो बच्चे को पढ़ना ही पड़ेगा, पेन पेपर यूज़ करना ही पड़ेगा, लिखना तो पड़ेगा बच्चे को। मैडम ये बताइए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भाई जो वैल्यूएशन की तरीके हैं, जो एग्जामिनेशन के बाद कॉपी जांची जाती है, नंबर दिए जाते हैं, उसमें भी कोई परिवर्तन किया है क्या? देखिए, इस साल से 12th में जो हुआ है OSM मार्किंग हुई है, ऑनलाइन स्कीम मार्किंग। उसमें कंप्यूटर्स में टीचर्स को पूरी कॉपी स्कैन करके बच्चे को, मतलब वो अपना UID नंबर, OSS ID नंबर डालते हैं, कॉपी उन अपना जो नंबर है खोलते हैं उससे सिस्टम, उसमें उनकी कॉपी आती है। कॉपी आने के बाद पूरी मार्किंग स्कीम दी रहती है कि आपको ऐसे ऐसे मार्किंग करनी है। सपोज टीचर ने अगर क्वेश्चन नंबर 3 मिस कर दिया तो वहाँ पर वो आगे बढ़ नहीं सकती वो टीचर। क्वेश्चन नंबर 5 या 6 उसको चेक करना है तो ऐसा नहीं, जो सीरीज़ दी गई है उसके अकॉर्डिंगली ही चेक करना है। तो CBSE ने इस बार ये भी चीज़ करी है कि आपको जो क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है, जो ऐसा क्वेश्चन पेपर में दिया है आपको वैसे ही आंसर्स लिखने हैं। इस पर भी बहुत फोकस किया है CBSE ने। नहीं तो पहले बच्चा क्या करता था, लेंदी आंसर्स पहले लिख लिए, या ये ज्योग्राफी का पहले कर दिया, मिक्स मैच कर देते थे। अब ऐसा नहीं, ज्योग्राफी का ज्योग्राफी में लिखना है, हिस्ट्री का हिस्ट्री में लिखना है, और पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल साइंस में लिखना है, क्योंकि इनके 3-4 सब्जेक्ट्स होते हैं 10th में, तो ऐसे लिखना है इनको। ऐसे ही साइंस में फिज़िक्स का उनको अलग लिखना था, केमिस्ट्री अलग और बायोलॉजी अलग, तो जिससे कॉपी करेक्शन में टीचर को दिक्कत ना जाए। अब 12th की अगर मैं बात कर रही हूँ तो बहुत अच्छा वैल्यूएशन सिस्टम आया। आप सोचिए कोई भी एरर नहीं है उसमें। मतलब हम लोग तो पहले घबरा रहे थे कि ये चीज़ कैसे होगी, लेकिन जब उसको करने बैठे तो समझ में आया, नहीं यार ये सिस्टम बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, इसमें तो ज़ीरो एरर है। क्योंकि कहीं भी अगर कुछ होता है तो वो बता देता है कि यहाँ आपका एरर आ रहा है, इसको फिर से चेक करिए आप। तो और एक दिन में 20 से 25 कॉपीज चेक करना है, नो डाउट टीचर्स के लिए स्क्रीन टाइम बढ़ गया है थोड़ा, स्क्रीन में बैठना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट टीचर तो आफ्टर टीचर है, एक बच्चे के सर्वांगीण विकास का निर्माता है, तो टीचर्स ने भी उसको हेड्स ऑफ लिया, टीचर्स ने भी हिम्मत नहीं हारी और उसको पूरा कर दिखाया। मैडम ये बताइए कि क्या अभी भी 33% मार्क्स पासिंग मार्क्स होंगे या उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं किया नहीं, गया है? 33 पासिंग मार्क्स होंगे, बट जैसे मैंने पहले बताया कि इंटरनल असेसमेंट में अलग पास होना ज़रूरी है, और जो आपके एक्सटर्नल होंगे, बोर्ड का जो पेपर होगा उसमें अलग पास होना ज़रूरी है। अभी तो दोनों मिलाकर पास होते थे 10th बोर्ड में, अब दोनों में अलग अलग पास होना अनिवार्य कर दिया उन्होंने। ये क्या कमाल हो रहा है मैडम, आजकल CBSE के एग्ज़ाम हो या स्कूल के एग्ज़ाम हो, बच्चे 90, 95, 99, 99.9% मार्क्स लेके आते हैं। देखिए मैंने खुद ने देखी है बच्चे जो स्कोर कर रहे हैं, मतलब बच्चों का इतना टैलेंट है बच्चों में, लिखने में भी वो इतना सुंदर लिखते हैं कि आप कहीं नंबर काटने की गुंजाइश नहीं बचती उनकी। इसका मतलब बच्चा थॉरो नॉलेज लेकर आ रहा है, और इसी को डेवलप करने के लिए, इसी को और बच्चे को चैलेंजिंग करने के लिए जो स्किल्स दिए गए हैं, उसमें भी बच्चा अगर बहुत अच्छा करता है तो उसके सोने पे सुहागा रहेगा। मैडम इंटरनल एग्ज़ाम और एक्सटर्नल मार्क्स होंगे, तो क्या दोनों में पास होना ज़रूरी है? यदि एक किसी एक्सटर्नल में या इंटरनल में वो पास नहीं हो पाता है तो फिर क्या होगा? नहीं, फिर उसको री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, फिर से एग्ज़ाम होगा उसका। इंटरनल तो देखिए स्कूल वाले देते हैं मार्क्स, तो स्कूल तो कोई भी नहीं चाहता कि बच्चा फेल हो करके। इंटरनल में तो अक्सर बच्चे पास हो ही जाते हैं, एक्सटर्नल में ही बच्चा नहीं पढ़ता है तो उसमें ज़्यादा संभावना है कि बच्चा फेल हो, तो फिर वो एग्ज़ाम उसको फिर से देना पड़ेगा। तो वो एग्ज़ाम फिर से देना होगा कि साल भर बाद एग्ज़ाम फिर से देना होगा? नहीं, जैसे अब सेकंड बोर्ड हो जाएगा, सेकंड बोर्ड हो जाएगा तो उसमें वो अपीयर हो सकता है, इम्प्रूवमेंट के लिए भी अपीयर हो सकता है, और मार्क्स और गेन करने के लिए अपीयर हो सकता है, बट उसको पहले से अपना टारगेट तय करना होगा कि मुझे एग्ज़ाम देना भी है कि नहीं देना है। मतलब एक साल बचाया जा सकता है, यदि बच्चा चाहे तो उसका एक साल बच सकता है। बिल्कुल बच सकता है। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसका एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि बच्चा ये चाहता है कि वो किसी सब्जेक्ट में फेल हो गया है तो वो सेकंड एग्ज़ाम में अपीयर हो जाए, या आपको ऐसा लगता है कि उस दिन आपके पेपर अच्छे नहीं गए थे इसलिए नंबर कम मिले हैं,
तो आप एक बार फिर पढ़कर एग्ज़ाम दे सकते हैं। आपको एक ही वर्ष में 2 बार अवसर मिलेंगे, ताकि आपका भविष्य और वर्ष खराब ना हो। मैं यहाँ एक चीज़ और कहना चाहूँगी। जब 10th बोर्ड का रिज़ल्ट आता है, उसमें वो क्लियर कट बता देता है कि आप जो आपका सप्लीमेंट्री आई है या जो बच्चा स्कोर बेटर नहीं कर पाए मार्क्स, कि आपको इसमें सेकंड बोर्ड में अपीयर होना है कि नहीं होना है। तो जो बच्चे की कंपार्टमेंट आई है, वो तो बच्चा अपीयर हो गई, लेकिन इसमें एक चीज़ और बहुत मज़ेदार आई है, जिसमें वो लिख दिया गया असेंशियल रिपीट। सीबीएसई भेजता है पूरा रिजल्ट हर स्कूल को, उसमें अगर ER लिखा है तो वो बच्चा सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे सकता है। उसको पूरा साल वो पूरे पेपर्स 10th बोर्ड रिपीट करना पड़ेगा और वो पेपर्स पूरे देने पड़ेंगे उसको। तो ये ER क्या है? असेंशियल रिपीट मतलब ही हैज़ टू रिपीट। नहीं, तो ये अगर क्या वो कम मेन नंबर सब्जेक्ट्स से में मेन सब्जेक्ट नहीं में नहीं मेन फेल हो रहा है? सब्जेक्ट्स में फेल हो रहा है बच्चा। जी। साइंस में फेल हो गया, SST में फेल हो गया, इंग्लिश में फेल हो गया, एक और सब्जेक्ट में फेल हो गया बच्चा, तो आपको असेंशियल रिपीट करना ही करना है। तो वो बच्चा सेकंड बोर्ड एग्ज़ाम नहीं देगा। जब उस सत्र का ख़त्म होने के बाद जब मेन एग्ज़ाम होगा, वो तभी रिपीट कर पाएगा। तो उसको स्कूल वैसे ही आना होगा कि वैसे वो ही घर पे आना बैठकर एग्जाम दे ये सकता उसकी चॉइस है, अगली बार? ये उसकी चॉइस है। अगर वो स्कूल आकर रिपीट करना चाहता है, दोबारा एडमिशन लेना चाहता है, दोबारा ले ले, या फिर अपने अपने आप बाद में एग्ज़ाम का फॉर्म भर दे और रिपीट कर ले। वो ये बच्चे की चॉइस है। प्राइवेट एज ए प्राइवेट कैंडिडेट भी दे सकता है वो एग्ज़ाम। मैडम, क्या लगता है आपको कि रूरल जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, वो अब शहरी क्षेत्र के बच्चों से कॉम्पिटिट कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि स्कूलों में पढ़ाई तो एक ही जैसी हो रही है ना। पढ़ाया तो सब जगह एक जैसा हो रहा है और कंपटीशन तो सभी जगह। मुझे लगता है ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं इस समय। वो ज़्यादा बेटर कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पढ़ाई के अलावा कोई और चीज़ें नहीं है। तो मेहनत कर रहे हैं वो बच्चे, और अब ज़्यादा दिन दूर नहीं कि दोनों बिल्कुल एक ही पैरेलल लेवल पर वर्क करेंगे। वर्षा मैडम, ये बताइए कि CBSE की हमने चर्चा की, ICSE और जो रीजनल बोर्ड्स हैं, उनमें भी क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी आवश्यक है, अनिवार्य है? बिल्कुल बिल्कुल, सारे बोर्ड्स में, क्योंकि चेंजेस केवल सीबीएसई में तो हुए नहीं। NEP 2020 जो हुआ है वो तो पूरे भारत के लिए चेंज हुआ है। तो जितनी भी स्टेट लैंग्वेजेस हैं उसमें भी उनको चेंज करना पड़ेगा, स्टेट बोर्ड्स में भी और ICSE में भी 100% चेंजेस होंगे। मैडम, ये मैं जानना चाहता हूँ कि इस वर्ष जो बच्चे 10th बोर्ड में अपियर हो रहे हैं जी। और जो 12th बोर्ड में अपियर हो रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या सलाह है? देखिए, 12th में तो कोई चेंजेस नहीं है इस साल। 10th बोर्ड में ज़रूर चेंजेस हैं, और आप समझिए कि बच्चों के पास समय बहुत कम बचा है। अप्रैल पूरा चला गया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, केवल 7 मंथ्स बचे हैं बच्चों के पास पूरी तैयारी करने के लिए। तो आप सोचिए कि बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। अप्रैल से स्कूल शुरू हो गए हैं, लेकिन अब 7 महीने में बच्चों का और भी जो मैक्सिमम सिलेबस है वो कंप्लीट करना, बच्चों का रिवीजन कराना, क्योंकि 15 फरवरी 2027 से फिर इनके एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। चूँकि 2 बोर्ड हैं तो ये एग्ज़ाम इनका फरवरी में ही होगा। बच्चों को फिर रिवीजन भी कराना है। तो बच्चों को मैं ये कहूँगी, जो स्पेशली 10th बोर्ड के बच्चे हैं, बेटा आपके पास समय बहुत कम है। आप लोग अभी से कमर कस लीजिए, पढ़ाई शुरू कर दीजिए, फोकस अपना पढ़ाई पर रखिए, डेली का डेली पढ़ाई करिए, मोबाइल से दूर रखिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके परसेंटेज बहुत अच्छे आए, तो आपको अभी मेहनत करनी पड़ेगी। और 12th के लिए सेम क्या? 12th के लिए भी उतना ही समय बचा है। 12th भी अपना 15 फरवरी से शुरू हो जाते हैं एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल्स उनके जनवरी में शुरू हो जाते हैं। तो बोर्ड वाले बच्चों के लिए थोड़ा कम समय बचता है। टीचर्स को और स्कूल को बहुत मेहनत करनी होती है, क्योंकि इन बच्चों को किसी भी एक्टिविटीज़ में नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए स्कूल को, क्योंकि बोर्ड अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है कि बच्चा बोर्ड फेस करने जा रहा है। क्योंकि नर्सरी से बच्चा आता है, उसको बोर्ड का पैटर्न नहीं पता होता है, बहुत सारी चीज़ें सिखानी पड़ती हैं बच्चों को, 10-12 के लिए तैयार करना पड़ता है, बहुत सारे पैरामीटर्स रहते हैं। तो समय बच्चा अगर टाइम मैनेज करके चलेगा, टाइम मैनेजमेंट, डिसिप्लिन रहेगा, प्रोफिशेंसी रहेगी, तो बच्चा 100% बोर्ड अच्छे परसेंटेज से क्रैक कर सकता है।
और मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं बच्चों को अभी से लगन करिए, टारगेट करिए और उसको अचीव करिए अपना टारगेट। आपको ऐसा लगता है कि कितने स्कूलों ने इन 6 वर्षों में जो स्किल डेवलपमेंट के जो प्लान्स हैं, जो लैब्स हैं, उनको बना लिया? अभी तक तो नहीं बनी है, लेकिन सीबीएसई ने एक डेडलाइन दी है कि अगस्त तक काफ़ी स्कूल्स को कंप्लीट करना है। अगस्त जब आ रहा है अभी 2026 तक कंपोजिट लैब सभी स्कूलों को अनिवार्यता कर दी गई है। तो उसी से हम पढ़ा पाएंगे ना बच्चों को। जब तक लैब नहीं होगी हम कैसे करा पाएंगे, इम्प्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे। तो लैब तो मैंडेटरी है। तो सब स्कूल्स इस समय लगे हुए हैं कंपोजिट लैब की तरफ। और तो सारे जिनके पास सब्जेक्ट्स को कंपोजिट लैब नहीं होगा, या जो इन 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 स्कूल्स की जो सीबीएसई की और नई गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं करेंगे, तो उन स्कूल्स का क्या होगा, उन बच्चों का क्या होगा? नहीं, वो तो देखिए सीबीएसई का एफिलिएशन ही उसी पर मिलेगा जिनके पास कंपोजिट लैब होगी। अगर आपको टाइम दिया गया इसमें करना है, पैरामीटर्स आपको डालने हैं, वो सब हमको करके सीबीएसई को तुरंत बताना है। बायलॉज है उनके, वो हमको फीड करना ही पड़ेगा। अगर आपने नहीं किया तो आपके एफिलिएशन पर भी बात आ सकती है। तो सीबीएसई समय सबके लिए दे रहा है, तो वो तो आपको करना अनिवार्य है। तो अच्छे से करिए या बुरे मन से करिए, आपको करना ही पड़ेगा। बच्चों के विकास के लिए तो मैंडेटरी है वो करना। मैडम, मैं एक बात और जानना चाहता हूँ जी। कि बहुत सारी जो पेपर पे काम हो जाता है, तो क्या सीबीएसई सारे स्कूल्स का कोई फिजिकल निरीक्षण भी करती है? हाँ, कभी कभी होता है। किसी स्कूल्स की अगर कोई कंप्लेंट्स हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो वेरिफिकेशन होता है। बिल्कुल 100% होता है। सीबीएसई बहुत साफ़ सुथरा बोर्ड है, आपको बताऊं मैं। बहुत सारी चीज़ें जब एफिलिएशन की बात आती है तो उनके बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, उसको पूरा फुलफ़िल करना पड़ता है और आपको उनका रिकॉर्ड भी मेंटेन करना पड़ता है। तो कभी आपके पास कोई आता है सीबीएसई का अधिकारी या कुछ, जाते हैं वो लोग, ऐसा नहीं कि नहीं जाते हैं, जहाँ से उनको लगता है कि स्कूल में जाना चाहिए, करना चाहिए, स्कूल में ये गलतियाँ मिल रही हैं हमको, बराबर बाकायदा करते हैं और समय देते हैं इम्प्रूव करने के लिए। ऐसा नहीं है, ये बहुत अच्छा बोर्ड है सीबीएसई तो। मैडम, अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि हमारे बच्चों को और अभिभावकों को एक संदेश दें। प्रेशराइज मत करिए अपने बच्चों को, बच्चों के साथ रहिए। बच्चों का जो उनको समझाइए कि आप ये सब्जेक्ट्स अगर लेते हैं तो आपका ये विकास होगा। अगर आपको रुचि इस सब्जेक्ट में है तो आप अपनी रुचि के अनुसार उनको काम करने दीजिए। आप जो नहीं बन पाए या आपकी जो इच्छा थी बनने की, आप वो नहीं कर पाए, अपने बच्चों पर मत थोपिए। बच्चों को खुले आकाश में उड़ने दीजिए, पंख फैलाने दीजिए। आप देखिए आपका बच्चा बहुत अच्छा बनेगा। बच्चे जो आजकल गैजेट्स पे हैं, मोबाइल पे हैं, सोशल मीडिया पे हैं, उसके लिए क्या संदेश है आपका? देखिए वो तो आज की अनिवार्यता है ना। रहना भी चाहिए, बच्चों को अपडेट्स होते रहना चाहिए, लेकिन आप नेगेटिव चीज़ की तरफ मत पड़िए। दो रास्ते होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जो नेगेटिव रास्ता होता है, गलत रास्ता, बहुत जल्दी बच्चों को खींचता है, तो वो कहीं ना कहीं गर्त में चले जाते हैं। लेकिन आप अगर सही रास्ता चुनेंगे, उसके लिए आपकी बुद्धि अच्छी रहेगी, आपके अच्छे दोस्त रहेंगे, आप पेरेंट्स को एज अ फ्रेंड हर चीज़ बताएंगे, तो आपको गाइडलाइन हर व्यक्ति देगा, इवन टीचर्स आपको गाइड करेंगे। तो आप सही रास्ते पर चलेंगे तो वो आपका सर्वांगीण विकास होगा, आप बहुत चीज़ें अचीव कर पाएंगे। नहीं तो कुछ बच्चे अब देखिए कि गैजेट्स की तरफ रहते हैं, जो आपके गेम्स चलते हैं, पबजी वगैरह चलते हैं, उनके कितने स्टेजेस होते हैं। तो कुछ बच्चों ने बहुत गलत स्टेप लेते हुए सुसाइड केसेस तक किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं पेरेंट्स, घर में अगर 8 घंटा आपके पास रह रहा है बच्चा, तो पेरेंट्स की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एक टाइम फिक्स कर दें बच्चे के लिए कि मोबाइल इसी समय चलाना है। खाना खाते समय आप बच्चे से हेल्दी टॉक करिए, क्या किया स्कूल में, आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। बच्चे के साथ जब तक आप दोस्त जैसा व्यवहार करेंगे ना, बच्चा आपका इधर उधर कभी नहीं भटकेगा, सारी चीज़ें आपसे शेयर करेगा। और यकीन मानिए, अगर उसको लगेगा कि मैं यहाँ कुछ गलत कर रहा हूँ, तो आपको लगेगा या बच्चा गलत कर रहा है, तो आप भी उसको सही गाइडलाइन दे पाएंगे एज ए पेरेंट। नई एजुकेशन पॉलिसी बहुत सोच समझकर, बहुत अध्ययन कर और बहुत सारे देशों को सोचकर मिलाकर बनाई गई है। इसका पूरा प्रयास ये है
कि अब बच्चा रट्टू तोता ना बने, स्किल डेवलपमेंट हो, ताकि पढ़ाई के बाद वो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। इसीलिए ये नई एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ विद्यार्थियों के लिए आवश्यक नहीं है, उपयोगी नहीं है, ये माता पिता के लिए है, ये शिक्षकों के लिए भी है और स्कूलों के लिए भी है, ताकि एक स्कूल वो वातावरण दे सके ताकि बच्चा जब वहाँ से पढ़कर निकले तो वो अपने पैरों पे खड़े होने की स्थिति में हो। बेरोजगारी की समस्या कैसे खत्म की जा सकती है? सरकारी नौकरियां उपलब्ध नहीं है, बहुत सारे एआई आने के बाद लोगों को डर है कि नौकरियां जाएंगी, लेकिन स्किल कभी खत्म नहीं होगी। इसीलिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके बच्चों के लिए एक नया वातावरण लेके आ रही है, आपके बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की तरफ लेके जा रही है, और यही है नए भारत की कल्पना। मित्रों, आपको हमारा ये एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। आपसे एक विनम्र आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मित्रों को, रिश्तेदारों को जरूर बताएं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या होने वाला है। आप हमें ज़रूर लिखें कि आप और किस विशेषज्ञ से बात करना चाहते हैं। हमें आपके सुझावों का इंतजार है। धन्यवाद।